नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थानीय स्तर पर कलेक्टर को लॉकडाउन लगाने की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद आज दुर्ग जिले में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। दुर्ग में 6 से लेकर 14 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। वहीं बेमेतरा समेत 7 नगर पंचायत कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए। यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक दुकान खोलने की इजाजत दी गई है। इधर कवर्धा में अब रात 9 बजे तक ही शराब दुकानें खुलेंगी। पहले 10 बजे तक दुकान खोलने की छूट थी। तो डोंगरगढ़ का लेडी जोब और बछेरा भाटा गांव कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहां पर 72 मरीजों के बाद जगदलपुर का रमैया वार्ड कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण पर अब सियासत भी तेज होती जा रही है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। केंद्रीय टीम ने बढ़ते संक्रमण को गंभीरता से लिया, ये कहा है सांसद सुनील सोनी ने। दूसरे राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में कोरोना का सेकेंड स्ट्रेन आ चुका है, ये दावा किया स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने। मोदी और शिवराज पर केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए, ये भी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। दुर्ग में लॉकडाउन लगने पर देर आए दुरुस्त आए, ये बयान है सांसद विजय बघेल का। उन्होंने और साथ ही सुबोध हरितवाल ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को इस दूसरी तरफ ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने पत्रकारों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देने की मांग की है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी सांसदों को भी अब सुबोध हरितवाल ज्ञापन सौंपेंगे। केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप कर दिया है और यहाँ पर केंद्रीय टीम आ गई है रायपुर के अंदर में 4 लोगों की, और केंद्रीय टीम जो है यहाँ छत्तीसगढ़ का परीक्षण कर रही है कि यहाँ पे क्या कारण है कि इतना कोरोना फैला, और उसके अलावा जो है यहाँ पे अब व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी लगातार दौरे पे हैं, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, और यहाँ के भी जनप्रतिनिधि अगर दौरे पे हैं तो बाकी हम लोग तो यहाँ उपस्थित दिख ही रहे हैं। कई लोग हैं जो यहाँ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, समय समय पे प्रचार पे होता है, तो राज्यों पे जब ड्यूटी लगती है तो कोई नई बात तो नहीं हो रही है, तो हर बार ऐसे ही होता है। घातक स्थिति में कोरोना महामारी फैल रहा है, जनता के मन में भी, जिम्मेदार लोगों के मन में भी कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, ये आवश्यक है, और जो आवश्यक वस्तु हैं वो सुचारू रूप से लोगों को मिले, इसका भी निर्णय शासन द्वारा होना चाहिए। बात जो मन में थी आज वो दिख रही है, और भले ही लेट हुए लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इधर केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने कोविड स्थिति की समीक्षा की। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। शुक्रवार को एक हाई लेवल समीक्षा बैठक केंद्र सरकार की ओर से की गई। इसमें देश के 11 उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर फोकस किया गया जहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बैठक में केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशक और स्वास्थ्य सचिवों के साथ मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में पिछले 15 दिनों की स्थिति पर चर्चा की गई। इसमें कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने जानकारी दी कि मार्च 2021 में कोविड की ग्रोथ रेट 6.8% हो गई, जो कि जून 2020 में 5.5 के रिकॉर्ड को पार कर गई है। कोविड से होने वाली मौतों में भी 5.5% की ग्रोथ दर्ज की गई है। देश में सितंबर 2020 में महामारी चरम पर थी और तब 97,000 नए कोविड के मामले एक दिन में सामने आ रहे थे, लेकिन पिछले 15 दिनों में यह आंकड़ा एक बार फिर 81,000 के करीब पहुंच चुका है। और इस बैठक में कैबिनेट सचिव ने कुछ बिंदुओं पर फोकस करने के निर्देश राज्यों को दिए हैं, जिसमें टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के लिए कहा गया है। कुल टेस्टिंग में 70% RT-PCR टेस्ट सुनिश्चित करने को कहा है। लैब से टेस्ट के रिजल्ट जल्द से जल्द सामने आए।
घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में रैपिड एंटीजन टेस्ट का उपयोग करें। प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति के लिए 25 से 30 ऐसे नजदीकी संपर्क का पता लगाया जाए ताकि उनकी भी स्क्रीनिंग की जा सके। कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने को भी कहा है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से कोरोना को रोकने को लेकर चर्चा करेंगे। तो कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में हर रोज हजारों लोग आ रहे हैं और कई जिंदगी की जंग भी हार रहे हैं। कोरोना के इस खतरनाक रूप को अक्सर हम हेल्थ डिपार्टमेंट के आंकड़ों में ही देखते और सुनते हैं, लेकिन अगर कोरोना का असली रूप कहीं दिख जाए तो रूह कांप जाती है। देखिए ऐसी एक तस्वीर जो आई है दुर्ग जिले के एक मुक्तिधाम से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बस लाशें गिनते जाइए। एक फ्रेम, एक एंगल से ली गई इस तस्वीर में इतनी ही लाशें, इतनी ही चिताएं नजर आ सकती हैं। लेकिन अगर ये कैमरा पूरे मरघट में घूमता है तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है कि किसी का भी कलेजा कांप जाए। कहीं कफन में लिपटी लाश जमीन पर रखी है तो कहीं अर्थी पर अंतिम रस्म अदायगी हो रही है। ये तस्वीरें दुर्ग जिले से आई हैं, जहां मुक्तिधाम के भीतर और बाहर कोरोना से जिंदगी की जंग हार चुके लोगों के शवों की कतार लग गई। पीपी किट पहने लोग इन्हें अंतिम विदाई देकर अग्नि संस्कार पूरा कर रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ है कोरोना से मरने वालों के लिए लाशों को दफनाने और जलाने के लिए अब जगह कम पड़ने लगी है, लेकिन प्रशासन का दावा है सब कुछ कंट्रोल में है। और पिछले 2 दिनों से मृत्यु की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी, उसकी वजह से एक ही जगह पे बहुत सारे केसेस आए थे। अभी ये प्रयास है कि इसमें 2-3 जगह पे डिवाइड कर लिया जाए और कोविड के जो बॉडीज है उसका एक प्रोटोकॉल है, उसको हम लोग पृथक से एक सेंटर बनाएंगे, वहाँ पे ही ये व्यवस्था। दुर्ग जिले में हर रोज 1000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। जाहिर है मौत के आंकड़े यहाँ कम नहीं, लेकिन कोरोना की इस भयावह तस्वीर से घबराएं नहीं। खुद का और अपनों का बचाव करें, ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत जरूरी हो और निकलना पड़े तो मुंह पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करें। मनेंद्र पटेल, IBC 24, भिलाई। तो छत्तीसगढ़ में अब कोरोना वैक्सीनेशन तेजी से शुरू हो गया है। फिलहाल 45 साल से ऊपर वाले को वैक्सीन लगाई जा रही है। गुरुवार को 2,34,000 लोगों को वैक्सीन लगाया गया। लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पहुंच रहे हैं। बात रायगढ़ की करें तो जिले में अब तक 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। खास बात यह है कि पिछले 4 दिनों से वैक्सीनेशन के मामले में रायगढ़ जिला पूरे प्रदेश में अव्वल है। हर दिन औसतन 12,000 से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। जिले में 188 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। बात जांजगीर चांपा जिले की करें तो वैक्सीनेशन तेजी से जारी है। जिले में 156 केंद्रों में टीका लगाया जा रहा है। जिले में अभी 3,20,000 लोगों का वैक्सीनेशन होना है। तो छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल ने स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पत्रकारों को भी कोरोना वॉरियर्स मानते हुए वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देने की मांग की। इस पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि वे इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल ने कहा कि वे भाजपा सांसदों को भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की मांग करने का अनुरोध करेंगे। पत्रकार कोरोना वॉरियर की श्रेणी में आते हैं। डे 1 से वो लोग ज़मीन पर काम कर रहे हैं और हम तक खबरें पहुंचा रहे हैं, तो क्यों ना उनको कोरोना वॉरियर की श्रेणी में डालते हुए पत्रकारों को टीकाकरण की श्रेणी में प्राथमिकता दी जाए। प्राथमिकता की मांग को लेकर के मैं महाराज साहब के पास आया था और उन्होंने बहुत ही हर्ष से उसको स्वीकार किया और कहा है कि परमिशन लेकर के पत्रकारों को भी टीकाकरण के लिए प्राथमिकता देंगे। मेरे को ज्ञापन दिया और ये बिल्कुल सही है कि बराबरी का नहीं, मुझे लगता है कि डॉक्टर्स के साथ अगर कोई ज़्यादा जोखिम ले रहे हैं तो उनमें पत्रकार आते हैं। तो पहले भी सुझाव हमने दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसको केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन वो वहाँ स्वीकार नहीं हुआ। अब ये समय आ गया है कि कर लेना चाहिए। इस बीच रुक करेंगे रायपुर से मिल रही एक बड़ी खबर का। रायपुर में आज 9 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। रायपुर में 9 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। देवेंद्र नगर,
अशोका रतन, रहेजा रेसिडेंसी, वीवी विहार कॉलोनी, आनंद निकेतन, अवंती विहार, शिवानंद नगर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तो कुंद्रापारा गुड़ियारी थाने के पास बनाया गया कंटेनमेंट जोन। रायपुर में कंटेनमेंट जोन की संख्या अब 27 हो गई है। तो कंटेनमेंट जोन बनाए गए और कंटेनमेंट जोन की संख्या में वृद्धि हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर में 9 नए कंटेनमेंट जोन और बनाए गए हैं। इनमें देवेंद्र नगर, अशोका रतन, रहेजा रेसिडेंसी, वीवी विहार कॉलोनी शामिल है। इसके अलावा आनंद निकेतन, अवंती विहार, शिवानंद नगर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए। कुंद्रापारा गुड़ियारी थाने के पास भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। तो रायपुर में अब कंटेनमेंट जोन की संख्या 27 हो गई है। बढ़ते आगे, महासमुंद जिला अस्पताल और कोविड केयर सेंटर की अव्यवस्था को लेकर भाजपा नेताओं ने सिविल सर्जन का घेराव वो करने के लिए पहुंचे, जहां लगभग 1 घंटे तक सिविल सर्जन से बातचीत और आश्वासन के बाद भाजपा नेताओं ने घेराव स्थगित कर दिया और वापस लौट आए। बता दें कि पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा सहित करीब 2 दर्जन भाजपा नेता जिला अस्पताल का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। भाजपा नेताओं ने जिला अस्पताल के साथ कोविड केयर सेंटर में बिना टेंडर किए मरीजों को भोजन परोसे जाने पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने जिला अस्पताल में जरूरतमंद लोगों के लिए ब्लड नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। मांग को लेकर चर्चा के बाद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर NK मंडपे ने व्यवस्था में जल्द ही सुधार का आश्वासन दिया, जिस पर नेतागण घेराव स्थगित कर वापस लौट गए। बेमेतरा जिला मुख्यालय स्थित 100 बेड कोविड-19 अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन की पाइप दूसरी बार चोरी हो गई और बेमेतरा के कलेक्टर शिवानंद पायल ने पाइपलाइन चोरी को लेकर नाराजगी भी जताई थी और मौके पर निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड-19 अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे मरीजों के लिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, उसके मुख्य पाइपलाइन को अज्ञात चोरों द्वारा दूसरी बार चोरी कर लिया जाना निश्चित ही वहां की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। तो प्रदेश भर में बढ़े संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर बच्चों का जनरल प्रमोशन कर दिया है। जनरल प्रमोशन से बच्चों को नुकसान हो रहा है और बच्चे खुद चिंतित हैं। ऑनलाइन क्लासेस और पूरे साल स्कूल न जा पाने वाले प्रदेश भर के बच्चे अब बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में इनकी तैयारी को लेकर चिंता है। जो बच्चे 9वीं पास होकर 10वीं में गए, उन्होंने अब तक सही तरीके से परीक्षा नहीं दी है, क्योंकि सरकार का नियम है कि 8वीं तक के बच्चों को पास कर दिया जाए। 9वीं से सही तरीके से परीक्षा ली जाती है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से पिछले साल भी बच्चों को जनरल प्रमोशन दे दिया गया था। यही स्थिति 11वीं के बच्चों के साथ भी है। ऐसे कई बच्चे हैं जिनका बेसिक तक क्लियर नहीं है और अब वो 12वीं की परीक्षा देने वाले। बच्चों की तरह ही उनके परिजन भी चिंतित है। परिजन जहां बच्चों की पढ़ाई की क्वालिटी को लेकर चिंतित है, तो वहीं दूसरी चिंता इस बात की भी है कि यदि परीक्षा देने गए तो वहां संक्रमित ना हो जाए। बिल्कुल डर है। देखिए, ये तो पहला ये है कि कंटिन्यूसली जनरल प्रमोशन मिला जा रहा है। हमको क्लास 1 से 8 तक तो ऐसे ही मिला जाता है, लेकिन 9 का पढ़ाई हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ऑनलाइन हुआ है। पहली बात तो ये कि नेट बिल्कुल नहीं चलता, और जब हमारा 9 का बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो हम 10th में क्या पेपर देंगे। एग्जाम दिए नहीं तो हमको बेस उतना क्लियर हुआ नहीं कि हम कितना बेस को कवर कर चुके 11th में, और अभी हम 12th में और 12th में हम ऑनलाइन पढ़ रहे। वैसे मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो अकाउंट में बहुत प्रॉब्लम होती है पढ़ने में ऑनलाइन। बहुत चुनौतीपूर्ण है कि हम लोग की पढ़े नहीं आगे, क्या आने वाला पेपर में समझ नहीं आ रहा। सब बच्चों से मैं पूछा कि तुम्हारा 10th तक कैसा आया था पेपर, तो बोले यार बहुत आसान आया था, कोई बोलता बहुत कठिन आया था, इसलिए मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। जनरल प्रमोशन देने से बच्चों की जो शिक्षा स्तर है, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं और जनरल प्रमोशन दिया जाएगा तो उनकी गुणवत्ता में कमी आएगी। परंतु कोरोना काल में मजबूरी है, जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है, पर कुछ न कुछ एग्जामिनेशन उनका होना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम दौरे पर हैं। तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 6 अप्रैल को है और इससे पहले सीएम और कांग्रेस नेताओं ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम के 3 जगहों पर आम सभा और रोड शो किया। सीएम ने कहा कि आपका एक वोट असम में CAA लागू नहीं होने देगा। ये चुनाव असम की अस्मिता को बचाने का चुनाव है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने अपना सभी चुनावी वादा पूरा किया है।
असम में सरकार बनते ही कांग्रेस ने जो 5 गारंटी की बात कही है उसे पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि असम के पहले और दूसरे चरण में भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है। तीसरे चरण में भी भाजपा की करारी शिकस्त होने वाली है। शनिवार और रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुवाहाटी और दिसपुर में रोड शो कर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। बिलासपुर जिले के तखतपुर इलाके के राजकापा गांव में एक किसान ने खुदकुशी कर ली। आरोप है कि पटवारी ने पैसे लेने के बाद भी उसकी जमीन की पर्ची नहीं बनाई और वो मार्च क्लोजिंग के पहले जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा पाया, इसलिए खुदकुशी कर ली। परिजनों के मुताबिक छोटू राम केवट पिछले 6 महीने से पटवारी उत्तम प्रधान के चक्कर काट रहा था, लेकिन पैसे लेने के बाद भी उसने पर्ची नहीं बनाई। मृतक ने सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र किया है कि पटवारी ने पैसे लेने के बाद भी काम नहीं किया, जिससे दुखी होकर वो जीवन लीला समाप्त कर रहा है। घटना के बाद आरोपी पटवारी उत्तम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाहकार हर्षिता पांडे मृतक के परिजनों से मिलने के लिए राजकापा गांव पहुंची। उन्होंने मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। आत्महत्या करने का कारण ये है कि पटवारी को हम लोग दिए थे 5,000 रुपए, उसके बाद 1.5-2 महीना हो गए घुमा रहा है, बार बार उसी चक्कर में अपने पिताजी सुसाइड कर लिया। रेट पुस्तिका बनाना है करके, तो मैं वो मतलब बोला उसको ओरिजिनल रेट पुस्तिका गुम गया है, आप विधिवत न्यायालय में आवेदन लगा दीजिए, उसके बाद आपका रेट पुस्तिका बन जाएगा, यही बोला हूँ उसको। कोई गलती नहीं। किसान आत्महत्या की कड़ी में जो लगभग 350 से ऊपर आत्महत्याएं किसानों की हो चुकी हैं, मुझे लगता है आज दुर्भाग्यजनक ये तखतपुर में भी इसका एक देखने को मिला। तो एक तो न्यायिक इसकी जांच हो, दूसरी बात इसमें जो है 25 लाख मुआवजे की उस परिवार के लिए मांग करते हैं, क्योंकि पर्ची बनाने के लिए 5,000 रुपये उससे लिए और फिर भी पर्ची नहीं बनाई जा रही थी, जिस वजह से वो चक्कर काट रहा था बार-बार उसी कार्यालय के, और इस पर से प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या की। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना इलाके में इन दिनों रेत माफिया काफी सक्रिय हो गए हैं और गर्मी के मौसम के बीच नदियों और रेत घाटों में पानी सूखने के बाद रेत माफिया धड़ल्ले से सीतापुर के अलग अलग इलाकों के रेत घाटों से रेत का अवैध उत्खनन और इसका परिवहन कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए सीतापुर पुलिस, माइनिंग विभाग और राजस्व विभाग ने परिवहन कर रहे ट्रैक्टरों को जब्त करते हुए चालानी कार्रवाई की। इसके बाद अब मामले में सियासत भी शुरू हो गई है और दोनों पक्ष के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा नेता अनिल अग्रवाल ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और आरोप लगाया है कि सूबे में कांग्रेस पार्टी की शासन और क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का दबदबा होने के कारण ही कांग्रेस के गुंडों के शय पर रेत माफिया सक्रिय हुए, जिस पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तिलक बेरा ने भाजपा को परंपरागत दलाली करने वाली पार्टी बता दिया। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है ना, तब से बालूद का अवैध उत्खनन हो रहा है और सभी खदानों के लिए सब कांग्रेस के नेता लोग के द्वारा लिया गया है और सभी माइनिंग में जाके देख लीजिए आप, सब 210 लगा करके बालू का उत्खनन कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये जो उनका परंपरा रहा है उससे ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी बालू का जो ये अवैध उत्खनन जो कर रहे हैं वो भाजपा वाले ही कर रहे हैं। आप अवैध जो रेत उत्खनन की जहाँ पर हमको सूचना मिल रही है वहाँ पर पुलिस और प्रशासन मिलकर जो है वहाँ पर उस पर दबिश देकर उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई किया जा रहा है। इन ट्रकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई किया गया है और आगे भी यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में आगजनी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। डोगरगढ़ के खरका टोला में केले की फसल में आग लग गई। देखते देखते 10 एकड़ में लगी फसल जलकर राख हो गई। किसान ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड खराब होने के चलते नहीं आई। वहीं पीड़ित किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। उधर कवर्धा के पंडरिया वन परिक्षेत्र के मैकल श्रेणी में आगजनी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। अमनिया, पांगर, नेउर और बापानी के जंगल में लगातार आग की लपट उठते हुए नजर आ रही है। आगजनी में करीब 15 एकड़ से भी ज्यादा जंगल प्रभावित हुआ है। उधर कोरबा के हरदी बाजार पुलिस चौकी में भीषण आग लग गई। आग पुलिस चौकी के माल खाने में लगी, इससे जब्त पटाखे और शराब जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।